ये देखिए, मुझे याद आ रहा है हेमंता बिस्वा शर्मा से पहले नहीं, दिल्ली में भी प्रयोग किया गया था। जब आपको याद होगा कि पुलिस कमिश्नर रही नामचीन, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ थी, उनको सामने किया गया था। ये बात और है कि बीजेपी का वो प्रयोग दिल्ली में असफल हुआ था, लेकिन उसके बाद आपने देखा आसाम में कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा को अपने साथ ला करके और बीजेपी जो है लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। साथ ही साथ आप देखें कि सम्राट चौधरी का पूरा राजनीतिक करियर देखें तो उनके पिता शकुनी चौधरी थे, आरजेडी के बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी ये आरजेडी जनता दल से आते थे, और उनका खगड़िया, भागलपुर, इन तमाम बेल्ट में बड़ा प्रभाव था। और कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद की राजनीतिक ताकत के वो अहम किरदार थे। लेकिन ठीक है, वो अब नहीं रहे और उनके बेटे सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में गए, जेडीयू में आए, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। जिस तरीके से बीजेपी ने उनको फ्रंट में रख करके, आगे रख करके वहाँ के लोकल नेतृत्व को बढ़ाया है, उससे ये बात साफ नज़र आता है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के इतर खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है, और इसलिए उस समाज के नेता को आगे कर रही है जो यादव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या बल रखता है। साथ ही साथ उस नेता को आगे कर रही है जिसका और भी समाज पर पकड़ है, भरोसा है, विश्वास है, और साथ ही साथ जो आक्रामक राजनीति करने में भरोसा रखता है। इसलिए सदन से लेकर के सड़क तक आप अगर देखेंगे सम्राट चौधरी का जो व्यवहार है, आपने अभी देखा वो जो फुटेज चल रहा था, वो सिर पे साफा बांधे हुए, जी, वो इसलिए बांधे हुए हैं क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक नीतीश कुमार को ये सत्ता से हटा नहीं देंगे तब तक ये जो साफा है वो हटाएंगे नहीं। अब ये समझिए कि ये दाढ़ी बढ़ाते हैं, बाल बढ़ाते हैं, उन्होंने एक सुंदर सा साफा बांध रखा है। ये अब समझिए, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग इतना गजब का है वहां पर, जो नीतीश और लालू विरोधी लोग हैं उनके बीच में ये बहुत अच्छे तरीके से गया। पंकज, एक चीज बताइए, नीतीश जो बड़ा एक सेलिब्रेटेड कॉज होते थे, बिहार के एक सेलिब्रेटेड लीडर होते थे, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होते थे, पिछले 8-9 महीने में उनकी पॉलिटिकल डिसमेंटलिंग हो गई है। मतलब ये एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है। जो लोग कहते थे नहीं नीतीश अलग हैं, वो डिसमेंटल्ड हैं। देखिए, अगर आप राजनीतिक व्यक्तित्व की बात करेंगे तो उनके पूरे राजनीतिक जीवन को मुझे देखने का मौका मिला है, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे जिस भी परेशानी, मजबूरी या सत्ता के प्रति उसकी लोलुपता हावी होती है और वो अपने मूल स्वभाव के विपरीत चलने लगता है, तो जाहिर तौर पर उसके क्रियाकलाप, उसके कार्य करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सोचने समझने की दक्षता, इन तीनों के विपरीत वो बिहेव कर रहा होता है। नीतीश एक्सटेम्पोर बोलने के लिए जाने जाते थे। नीतीश का ही वो लैंग्वेज था कि ये ऐसा विविधता वाला देश है जहां आपको तिलक भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी पहननी पड़ेगी। ये उन्होंने तब जवाब दिया था जब आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में टोपी पहनने से मना कर दिया था, और ये बात बहुत तरीके से उछाला गया था। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए उन्होंने ये मैसेज दिया था। सवाल ये उठता है कि यही नीतीश कुमार, जिनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की दुहाई उनके विरोधी भी दबी जुबान में दिया करते थे, अब उनके समर्थक भी क्या कहेंगे कि कभी ईस्ट कभी वेस्ट, किधर, और वो एक बार नहीं, 2-2 बार वो किधर जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि राजनीति में अगर आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगने लगता है तो मुझे लगता है कि वहीं से आप अवसान की ओर बढ़ जाते हैं। और यही वो वजह है कि ना उनकी बातों में वो कोहेरेंस दिखता है। यही वो वजह है, अभी मैं उनका एक बयान देख रहा था, अभी बोलते बोलते बोल गए पहले क्या स्थिति थी, अभी तुरंत बोला है उन्होंने। और आरजेडी के साथ अलायंस के बाद कई बार बोल चुके हैं कि पहले क्या स्थिति थी, आरजेडी के साथ भी और पहले क्या स्थिति थी का मतलब क्या है कि वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो आरजेडी के शासन की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो उन्होंने विश्वसनीयता इतने सालों में वहाँ पर कमाई, खास तौर पर 1994 से लेकर के 2022 तक, वो बुरे तरीके से धूमिल हुआ। धूमिल तभी हो गया था जब 2015 में वो आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन फिर 2017 में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि शायद वो स्टेप गलत था। स्टेप या तो
पहले छोड़ के आना गलत था या फिर बार बार एक पार्टी के साथ फिर से वापस जाना गलत था? लेकिन ये जो उनका टू एंड फ्रो वाली जो कवायद रही है, मुझे लगता है कि उनके विश्वसनीयता पे सबसे बड़ा सवाल इसी से लगा है। अगर विश्वसनीयता पे सवाल लगा है महेंद्र जी, तो आपको लगता है कि जो ये विश्वसनीयता का क्वेश्चन कम हुआ है, ये उनको जो उनकी दिल्ली सजर्न्स हैं उसमें फ़ायदा नहीं करेगा? जब वो विश्वसनीयता पटना में नहीं है तो फिर वो दिल्ली में कैसे काम करेगी? आप देखिए, वो दिल्ली में लगातार लोगों से मिले हैं, उसके बाद लगातार राहुल गांधी, खड़गे, बाकी सब लोगों की मीटिंग हो रही है, यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात हो रही है, और उसकी सारी चीज़ की जिसे कह सकते हैं हार्ट बीट इस वक्त तो नीतीश ही हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी की भाजपा है उसको 2024 में रोका जाए, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो। और वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक रुख भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया है, उनकी सरकार ने अपनाया है, इससे और इसके अलावा उनको ये लगता है कि अगर ये थर्ड टर्म भाजपा जीत गई, फिर इसको हराना एकदम से बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये तमाम मजबूरियां हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष को एकत्रित करने में। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और महागठबंधन बनाने की कोशिश की, बनाया है, और बिहार में उसी को वो पूरे देश में उसका विस्तार चाहते हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनकी विश्वसनीयता पे, उनकी क्रेडिबिलिटी जो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर की थी, जो एक जो है गुड गवर्नेंस की थी, सुशासन बाबू की थी, उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, अभी भी ऐसा लगता है कि वो अपने आप अभी बाकी कहीं किसी दल से जो है उनके नेतृत्व को स्वीकारता नहीं मिली है, लेकिन वो अपने आप को एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। अगर यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर और एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके ये कोशिश करते, तो मुझे लगता है वो ज्यादा कारगर साबित होता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पद लिए हुए हैं, जिस तरीके से बिहार में तमाम तरीके की कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाने वाली घटनाएं हो रही, जिस तरीके से अभी नवरात्र पे वहां पे दंगे हुए, ये और जिस तरीके से तमाम छोटे दल उनका मोह भंग हो रहा है नीतीश कुमार से, जो तमाम जातीय दल हैं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, चाहे जीतनराम मांझी का हो, उपेंद्र कुशवाहा का हो, मुकेश साहनी का हो, ये सारे दल जिस तरीके से ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वो इनका साथ छोड़ रहे हैं या छोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष एक होगा, इस पे ही बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष एक जिसको ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात हम लोग कर रहे हैं, ऐसा होगा? क्योंकि कुछ दिन ऐसी मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उसके बाद इन्हीं विपक्षी दलों में किसी एक का बयान ऐसा आ जाता है कि लगता है कि पूरी की पूरी विपक्षी एकता बिखर गई। जैसे अभी पिछले दिनों जो है शरद पवार का जो बयान है, तो ऐसे में कुछ मीटिंग्स होती हैं और नीतीश कुमार उसका नेतृत्व करते हैं, मिलते हैं और जो है एकता साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं से किसी भी एक विपक्षी दल की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है कि लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे में कई प्रश्न हैं 2024 के पहले कि क्या विपक्ष एक हो पाएगा, कि क्या विपक्ष ये उम्मीद कर रहा है कि जनता ही जो है किसी तरीके से जिसको एंटी इनकम्बेंसी पे उसको भरोसा है और उसके बाद कोशिश की चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक व्यापक अलायंस बनाया जाए जिससे उसको सत्ता में आने से रोका जाए। तो ये तमाम जो है राजनीतिक बातें चल रही हैं। लेकिन ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी विपक्षी दल ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया है या नीतीश कुमार को प्रमुख एक जो नेता के रूप में, चाहे वो यूपीए का गठन हो या इस तरीके के किसी गठबंधन का की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं दिखाई देती है। और नीतीश कुमार का राजनीतिक स्ट्रेचर कार्तिकेय ऐसा है
कि कोई किसी भी नेता से अगर वो मिलना चाहेंगे तो मिलने से मना तो नहीं करेगा विपक्ष का नेता। तो लेकिन इन मुझे लगता है ब्रिजेश कारण ये है कि जो नेता फ्लिप फ्लॉप किए हैं, अब जो शीन है वो कम हो गई है। देखिए, मुझे लगता है बिहार में डेफिनेटली शीन कम हुई है, लेकिन अभी भी यदि आप पैन इंडिया जाएं और जिन लोगों से बातचीत करें, चाहे केसीआर था वो भी बिहार आए, नीतीश कुमार से मिले, और नीतीश कुमार जिस तरह से बाकी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी की जितनी स्वीकार्यता है उससे थोड़ी ज़्यादा स्वीकार्यता नीतीश कुमार की है। और आप एक कंफर्ट लेवल नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र में भी लंबी राजनीति कर चुके हैं और ऐसा विपक्ष का कोई बड़ा नेता नहीं है जिससे उनके पर्सनल रिलेशन ना हो, तो इसलिए उनकी एक जो सहज स्वीकार्यता है वो ज़्यादा है। देखिए, जो उनका जो फ्लिप फ्लॉप है और जो सुशासन बाबू है और जो उनकी वहाँ पर जो परसेप्शन, इमेज की परसेप्शन है, मुझे लगता है चूंकि उनकी पॉलिटिक्स बिहार के इर्द गिर्द है, बिहार में है, तो बिहार में उनकी विश्वसनीयता, बिहार में उनकी इमेज को निश्चित तौर पर डेंट पड़ा है। इस पर कोई बड़ी अजीब बात, लेकिन बाहर आप देखिए तो अभी भी जो आप विपक्षी पार्टियों में आप इस चीज़ को देखिए कि जो एंटी बीजेपी विपक्ष है उसके जो दो सूत्रधार हैं, बड़ी विचित्र बात है ना, नीतीश और शरद पवार, वो उनकी अपने नंबर 20-20 से कम हैं सबके, दोनों के, और अपने अपने स्टेट्स पे, स्टेट के कुछ हिस्सों में प्रबल दावेदारी रखते हैं, और वो दोनों सूत्रधार हैं और नेशनली दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। मतलब आखिरी सूत्रधार हुए थे नरेंद्र मोदी, जो नेशनली रेजोनेट कर रहे थे। उससे पहले एक आवाज़ उभरी थी वीपी सिंह की, वो नेशनली रेजोनेट कर गए थे। राजीव गांधी तो असैसिनेशन के बाद रेजोनेट किए थे। ये दो सूत्रधार हैं जो अपने आप में बहुत पॉलिटिकली हैवी वेट नहीं है, लेकिन सूत्रधार का काम वो कर रहे हैं। देखिए, सूत्रधार बेसिकली पॉलिटिकल हैवी वेट होना और सूत्रधार किसी चीज़ का इफेक्टिव होना, मुझे लगता है दो अलग अलग चीज़ें हैं। और नरेंद्र मोदी जब बने सूत्रधार विपक्षी एकता के, तो नरेंद्र मोदी तब तक उन्होंने, उनके एक आभा मंडल बन चुका था। उसी वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन का लेके, करप्शन को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त वो चला था, जिसमें हर दूसरा आदमी आप देखिए करप्शन के खिलाफ बिगुल बजाए हुए था। उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल उपजे, तो वो माहौल ही 2013 का ऐसा था। 2G स्कैम, कोल स्कैम, ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि पूरा देश रसातल में चला गया है और अब इससे बचा कुछ ही लोग सकते हैं। तो वो उस एक समुद्र मंथन के बाद निकली हुई चीज थी। तो वो सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो एक कंप्लीटली डिफरेंट था। वीपी सिंह का भी सिनेरियो एकदम डिफरेंट था। सबसे महत्वपूर्ण बात कार्तिकेय ये है कि कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आज तक, कोalition गवर्नमेंट तब तक नहीं हुई है जब तक एक सेंट्रल पार्टी ना हो, मतलब एक पार्टी ऐसी ना हो जो 100-125 के रेंज में जिसके पास टिकट हो, सीट हो, और उसके इर्द गिर्द 20, 25, 30, 40, 50 की पार्टियां जुड़ती जाएं और आपको एक नेतृत्व मिले। सबसे मजेदार चीज ये है कि ये केवल अभी कांग्रेस कर सकती है और कोई पार्टी नहीं। और कांग्रेस की इस वक्त राजनीतिक हैसियत ऐसी है कि कभी डेरेक ओब्रायन झटक देते हैं, कभी डॉक्टर संजय सिंह झटक देते हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, और दोनों में से कोई भी नेता राहुल गांधी के साथ दिखना नहीं चाहता, बाकी चाहे जिसके साथ दिख जाए। तो आगे से मदद कर सकती है कांग्रेस, पीछे से मदद कर सकती है पंकज, टू लीड फ्रॉम फ्रंट और लीड फ्रॉम बिहाइंड। नहीं, पर कांग्रेस क्यों चाहेगी कि ये लीड फ्रॉम बिहाइंड करे? तो फिर किसकी मदद करेगी? कांग्रेस चाहेगी कि ये लोग कांग्रेस की मदद करें, और ये चाहेंगे कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए, बीजेपी हार जाए और ऐसा सिनेरियो तैयार हो जाए जो कांग्रेस के नाम पे सरकार ना बनाने की बात हो करके इनका नाम आगे आ जाए। इसलिए पहले जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है पीएम कौन, तो कहते हैं अभी इस पर बात मत करिए, पीएम के मसले पे बात मत करिए, तो हमको हराना है। नहीं, पर वही देखिए, ये बात दिल्ली में बोलते हैं, पर पटना जैसे ही उतरते हैं पार्टी ऑफिस के बाहर, इनका ग्रैंड वेलकम होता है कि देश का अगला पीएम कौन, तो नीतीश कुमार। तो आप समझ लीजिए कि ये जो चित्रण है दिल्ली और पटना का, और ये जो एम्बिशन है, वो छिपाए नहीं छिप रहा है, वो बाहर आ जा रहा है। खुद मुंह से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पर जता रहे हैं, पोस्टर्स, बैनर्स के जरिए जता रहे हैं और होर्डिंग्स के जरिए जता रहे हैं। मैं हैरान तब होता हूं कि जब ये 19-20 पार्टियों के नेता सबके एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं जब वो उछाल मार रही होंगी और सब कहेंगे कि अब तो मैं ही बनूंगा और मैं ही संभाल सकूंगा, तो एक रथ के 20 घोड़े और 20 घोड़े जो है सबसे आगे चलने के लिए तैयार हों, तब की स्थिति क्या होगी मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं। पर बहरहाल ये स्थिति तब पैदा होगी जब बीजेपी हारेगी, बीजेपी एंड एलाइट, और उसके बाद ये लोग जीतेंगे। पर जो
आपको याद होगा कि पहले भी राजनीति होती थी तो होता क्या था, सीपीएम के हरकिशन सिंह सुरजीत होते थे, जिनके बारे में एक बड़ा अच्छा इन्होंने कहा था, जो आजकल बीजेपी के विरोध में काफ़ी बोलते हैं, वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो बेहतरीन तरीके से इंजॉय करते थे।